प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, भारत टीबी मुक्त समाज के लिए प्रतिबद्ध। विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर आज प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। दुर्ग में निकाली गई जन जागरूकता रैली। मुख्यमंत्री की घोषणा, अब किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने आज रायपुर बिलासपुर राजमार्ग पर प्रदेश का पहला फुल हाइट 4 लेन रेलवे अंडरब्रिज का लोकार्पण किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने तपेदिक के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में कई नई पहल की हैं। आज वाराणसी में विश्व तपेदिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सार्वजनिक भागीदारी की मजबूती के साथ सरकार के सतत प्रयास से देश में तपेदिक के मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि टीबी खत्म करने का ग्लोबल टारगेट वर्ष 2030 है। भारत अब 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। कोई भी मरीज टीबी के इलाज से न छूटे, इसके लिए केंद्र सरकार ने नई रणनीति पर काम किया। टीबी के मरीजों के इलाज के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़ने के लिए देश के लोगों से निक्षय मित्र बनने का आह्वान किया था। इस अभियान के बाद करीब करीब 10 लाख टीबी मरीजों को देश के सामान्य नागरिकों ने गोद लिया है। एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। ये चैलेंज है टीबी के मरीजों का पोषण, उनका न्यूट्रिशन। इसे देखते हुए ही 2018 में हमने टीबी मरीजों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा की थी। तब से अब तक टीबी पेशेंट्स के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। करीब 75 लाख मरीजों को इसका लाभ हुआ है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन की दिशा में प्रगति के लिए चुनिंदा राज्यों और जिलों को पुरस्कार प्रदान किए। विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में अनेक जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग जिले में भी इसके तहत जन जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में नर्सिंग की छात्राओं के अलावा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा एनजीओ ने भी अपनी भागीदारी निभाई। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आयोजित इस रैली का शुभारंभ दुर्ग के विधायक अरुण वोरा ने किया। दूरदर्शन समाचार से चर्चा में उन्होंने बताया कि क्षय रोग के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और इसके बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो टीबी जैसी बीमारी है, इसकी रोकथाम के लिए हमारे प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से सजग है और जो जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए उसको उपलब्ध कराने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। आज ये जो जन जागरण रैली निकली है दुर्ग में, हमारे डॉक्टर अनिल शुक्ला, डॉक्टर राजेंद्र खंडेलवाल जी के नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत
ये 2025 तक टीबी मुक्त करना है। रैली में शामिल छात्राओं ने चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी लोगों को इस रोग के प्रति जागरूक किया। दुर्ग के जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि दुर्ग जिले की 44 ग्राम पंचायतें टीबी रोग मुक्त ग्राम बन चुकी हैं। रैली निकाल रहे हैं, शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए लोगों को जन जागरूक करेंगे कि जिन लोगों को भी खांसी 2 सप्ताह से ज़्यादा आ रही, बलगम के साथ आ रही, वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, उसकी जांच कराएं। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी विगत दिनों में हमारे यहाँ अभियान चला था लेप्रोसी और टीबी को मिला करके, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें सामने आई हैं कि लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए हम लोगों ने जो अभियान चलाया उससे ये फ़ायदा हुआ कि अभी 2022 में जो हमारे यहाँ 2500 के लगभग नए केस निकले थे और अभी 400 से 450 के बीच में केस निकले, जिनका हम नोटिफिकेशन कर करके उनका ट्रीटमेंट चालू कर दिए हैं। दुर्ग शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ये रैली मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। नियम के मुताबिक किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ती है। गौरतलब है कि मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को कल सूरत की सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को विधानसभा में घोषणा की कि अगले खरीद सीजन यानी इस साल नवंबर से होने वाली धान खरीदी में सरकार किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी। इस साल खरीफ सीजन में 1 एकड़ पर 15 क्विंटल धान खरीदा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों का एक एक दाना धान खरीद लेगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि अन्नदाताओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। क्योंकि किसान कुऋण हो चुके हैं, किसानों को पहले 3000 करोड़ रुपया ऋण मिलता था, वो बढ़ के 6 करोड़ हो गया, 6000 करोड़ हो गया। अब जो 12 लाख किसान थे वो बढ़ के 23.5 लाख हो गया। धान 55-57 लाख मीट्रिक टन खरीदी होता था, वो अब 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हम लोग कर रहे हैं। तो अब किसानों के पास पैसा हो गया है, तो जो खेती छोड़ चुके थे वो लौटे, जो किसानी खराब स्थिति में थी उसमें सुधार हुआ। और उस बात को ध्यान में रखते हुए अब किसानों के पास उत्पादन बहुत हो रहा है और किसान मजबूरी में 1300, 1400, 1200 रुपया क्विंटल में धान बेचने के लिए बाहर में बाध्य होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए किसानों की डिमांड पे, हमारी जनप्रतिनिधियों की डिमांड पे, मंत्रिमंडल के साथियों की डिमांड पे ये 15 क्विंटल से बढ़ा के 20 क्विंटल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से आवासहीनों, उज्ज्वला गैस योजना और शौचालय के हितग्राहियों का सर्वे कराया जाएगा। आवास योजना में जितने भी पात्र हितग्राही होंगे उन्हें क्रमबद्ध रूप से आवास दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री बघेल की धान खरीदी की घोषणा पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने कहा कि राज्य में धान खरीदी विधानसभा चुनाव के बाद होगी। जो नई सरकार बनेगी वो धान खरीदी करेगी। क्यों नहीं किया? क्या यहाँ के किसान नहीं समझते? क्या यहाँ लोग नहीं समझते? अब धान खरीदी होगी कब? धान खरीदी जो है इस विधानसभा चुनाव के बाद होगी। नवंबर में यहां विधानसभा का चुनाव होगा, दिसंबर से धान खरीदी होगी। अब जो नई सरकार बनेगी वो धान खरीदी करेगी, तो इनको घोषणा करने में क्या है? हम तो चाहते हैं कि वो 25 क्विंटल की घोषणा करते। मुख्यमंत्री के भाषण के बाद विधानसभा के बजट सत्र का एक दिन पहले ही 23 मार्च को समापन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर बिलासपुर राजमार्ग पर 4 लेन रेलवे अंडरब्रिज का लोकार्पण किया। इस अंडरब्रिज के निर्माण से रायपुर शहरी क्षेत्र की लगभग 5 लाख की आबादी को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अंडरब्रिज के शुरू हो जाने से यातायात सुगम होगा और आवागमन में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के यातायात को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। इस दौरान 9 रेलवे ओवरब्रिज और 6 अंडरब्रिज पूरे किए गए हैं। ब्रिज की बहुत दिनों से डिमांड थी और इसके बनने से निश्चित रूप से आसपास के लोगों को, हजारों परिवार को उसको सुविधा मिलेगी। जो हमेशा
रेलवे क्रॉसिंग के लिए परेशान होते थे। अब ये अंडर ब्रिज बन जाने से आवागमन की सुविधा बनी है और इसके लिए मैं सभी नगरवासियों को बधाई देता हूं। रायपुर बिलासपुर राजमार्ग पर बनाया गया ये राज्य का पहला फुल हाइट 4 लेन रेलवे अंडरब्रिज है, जिसे करीब 28 करोड़ रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के उस दावे को झूठा करार दिया है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने 36 चुनावी वायदों में से 24 मुख्य वायदों को पूरा कर दिखाया है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार का 5वां वर्ष जारी है और सरकार ने अभी तक अपने चुनावी वायदे पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस का ये घोषणा पत्र पूरी तरह से लोक लुभावन साबित हुआ है। लोक लुभावन घोषणा पत्र था, जनता को लोक लुभावन करके वोट प्राप्त करने का घोषणा था। छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार का उसने घोषणा किया। महिलाओं के लिए घोषणा किया, युवाओं के लिए घोषणा किया, बुजुर्गों के लिए घोषणा किया, ऋण माफी के लिए घोषणा किया, बिजली माफी के लिए घोषणा किया, लेकिन शराबबंदी के लिए घोषणा किया। गंगा जल उठा के कसम खाया था कि हम छत्तीसगढ़ में शराब बंदी करा देंगे, लेकिन आज न शराबबंदी हुआ, न बिजली माफ हुआ, न ही बेरोजगारी मिला, कुछ भी नहीं मिला। इससे भारी आक्रोश है। वहीं कोरिया जिला भाजपा अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद अपना एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। इतनी ज्यादा गंभीर समस्या है कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी हवा और पानी आंधी आया तो बिजली लाइट गोल हो जाता है और लगभग 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा गोल हो जाता है। और उन्होंने घोषणा पत्र में लाया था कि हम बिजली का बिल हाफ करेंगे, तो आज तक किसी भी व्यक्ति का हाफ बिल नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा करके जिसका 200 आता था आज 1000, 1200, 1500 रुपया आ रहा है। गांव की ग्रामीण जनता परेशान है। दूसरी ओर कोरिया जिला कांग्रेस अध्यक्ष नजीर अजहर ने कहा कि भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री बनते ही किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए। अब सरकार शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी देने जा रही है। अब बात ये रही, इतनी घोषणाएं की, 36 वादों को करीब मैं समझता हूं कि ना कहा जाए 2-3% वादे बचे हों। अभी आप देखे होंगे कि आप लोगों के पत्रकार सुरक्षा का जो उन्होंने वादा पूरा किया है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 1 अप्रैल से देने का जो प्रारंभ हो रहा है। अब इन सब चीज़ों को देख करके बीजेपी हजम नहीं कर पा रही कि हम किस मुद्दे को लेकर के वर्तमान में 2023 के चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान 36 लक्ष्य को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसे कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र का नाम दिया था। भारतीय रेलवे ने इस वित्तीय वर्ष में जनवरी 2023 तक माल ढुलाई से 1,35,000 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इसमें जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा बाराद्वार रेलवे स्टेशन की भी अहम भूमिका है। इस स्टेशन से भारत के अन्य राज्यों में सीमेंट, पत्थर, गिट्टी निर्यात की जाती है। स्थानीय लोगों को जहां इससे रोजगार मिल रहा है, वहीं रेलवे को राजस्व भी मिल रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि बिलासपुर रेल जोन यात्री सुविधा के साथ मालवाहक के क्षेत्र में भी अग्रणी है। आज भारतीय रेलवे को बिलासपुर जोन से काफी अच्छा राजस्व प्राप्त हो रहा है। यात्री सुविधाओं के साथ साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे माल लदान में भी पूरे भारतीय रेलवे में अग्रणी स्थान रखता है। न केवल कोयले की लोडिंग बल्कि फूड ग्रेन्स की लोडिंग भी छत्तीसगढ़ से और ख़ास करके जो हमारा बिलासपुर डिवीज़न है यहाँ से बहुतायत मात्रा में होती है। यदि हम पूरे रेलवे की बात करें तो फूड ग्रेन्स के लोडिंग में हम लोग प्रतिदिन 6.3 रेक पर डे यहाँ से फूड ग्रेन्स की लोडिंग होती है, जिसमें कि मुख्यतः चावल का भाग है। और मिलियन टन की बात करें तो पिछले वर्ष हमने 4.78 मिलियन टन लोडिंग की थी पिछले वित्तीय वर्ष, जबकि इस वित्तीय वर्ष में अभी तक और 2 महीने अभी बाकी हैं। इसके बावजूद भी हमने 7.52 मिलियन टन की लोडिंग फूड ग्रेन्स की कर रखी है। भारतीय रेलवे ने जनवरी 2023 तक 1,243 मीट्रिक टन से अधिक की माल ढुलाई हासिल की, जिसे पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 7% के सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।